सुबह सुबह शर्मा जी और वर्मा जी के बीच अखबार की खबरों को लेकर आज फिर वही बहस छिड़ गई, जिसकी आवाज से पूरा मोहल्ला हमेशा जाग जाता है। अरे लिख कर रख लो, सोने का भाव बढ़ेगा, सोने का भाव गिरेगा, चांदी बढ़ेगी। बिल्कुल गलत, चांदी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पीतल के भाव बिकेगी जनाब। हाँ, जैसे आपके फूफा जी सुनार ठहरे। देखिए शर्मा जी, फूफा जी तक मत जाना, ये आप गलत कर रहे हैं। क्यों, कल आप नहीं बोल रहे थे कि मेरे चाचा की पान की दुकान है, जब बहस छिड़ी की पान खाना सही है या गलत, तब तो आप बड़ा कल भाषण दे रहे थे, मैंने बोल दिया तो। मम्मी, ये दादाजी सुबह सुबह वर्मा अंकल से क्यों लड़ाई करते हैं? पूरे मोहल्ले की नींद खराब करके रख दी है। क्या करे बेटा, तुम्हारे दादाजी की वर्मा अंकल से बहस सुबह की चाय की तरह हो गई है। अगर बहस नहीं करेंगे तो इनका पूरा दिन सुकून से कैसे बीतेगा। बाबूजी को भी पता नहीं सोने चांदी के भाव गिरने और बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। घर में एक सोने या चांदी का जेवर तो कोई खरीद कर लाते नहीं है, भाव जानने की पता नहीं क्या पड़ी रहती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये दोनों रोजाना लड़ते क्यों है। पता नहीं इन दोनों की लड़ाई का अंत कब होगा। सच में कौन से साल में ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म करेंगे, पता नहीं कब वो साल आएगा। इतने सालों से तो लड़ी रहे। मम्मी, साल से याद आया, 2 दिन बाद तो नया साल है ना। मम्मी, इस बार हम कोई पार्टी करते हैं, क्या पता न्यू ईयर की पार्टी में दादाजी और वर्मा अंकल जी की लड़ाई खत्म हो जाए और वो दोनों दोस्त बन जाए। आइडिया तो अच्छा है सुनो बेटा, पर न्यू ईयर की पार्टी होगी कहाँ? मोहल्ले में? मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। काफी समय से हम सबने मिलकर एक साथ कुछ पार्टी वगैरह की भी नहीं है। नए साल के मौके पर हम सब मोहल्ले वाले मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, सब मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा ना। नीलम आंटी राहुल का है, मैं उसे भी पार्टी के बारे में बता देता हूँ, हम सब मिलकर प्लान कर लेंगे। राहुल अपने पापा के साथ मार्केट गया है, जैसे ही आएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। एक काम करते हैं, आज रात सब मिलकर पार्टी की पूरी प्लानिंग करते हैं। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस में रहने वाली रेखा आ जाती है। रेखा थोड़ी कंजूस थी, इसी वजह से तो पार्टी वगैरह से दूर रहती थी। मम्मी, रेखा आंटी भी आ गई है, इन्हें भी पार्टी के बारे में बता देते हैं। कौन सी पार्टी? वो रेखा, हम सब सोच रहे हैं कि इस बार हम सब मोहल्ले वाले मिलकर नए साल पर न्यू ईयर पार्टी रखते हैं। वैसे भी हम कुछ करते नहीं, अब सब मोहल्ले वाले मिलकर करेंगे तो खूब मजा आएगा। हम रात को इसी बात को करने के लिए एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मुफ्त की पार्टी या खर्चे वाली? रेखा, अब पार्टी करेंगे तो खर्चा तो आएगा ही, वो सब हम मिलकर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये तो सोचें कि करना क्या है। नहीं, वो ऐसा है ना कि मुझे तो अपनी मम्मी के घर जाना है। बच्चों के नए साल की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ दिनों के लिए मैं तो मम्मी के घर चली जाऊंगी, तो मेरी तो तुम ना ही समझो, मैं पार्टी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मम्मी, रेखा आंटी जानबूझकर ऐसे कह रही है। आप देखना, जब पार्टी की पूरी तैयारी हो जाएगी ना, तो पार्टी शुरू होने के समय आ जाएंगी और बहाना कर देंगी कि ये लोग गए ही नहीं। ये हर बार ऐसे करती हैं। चुप। रात के समय कविता और नीलम ने सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, जिसमें शर्मा जी और वर्मा जी भी शामिल थे। अब जब वो दोनों एक साथ बैठे हो तो बहस तो होनी ही थी। खाने में आलू गोभी की सब्जी जरूर रखवाई जाएगी। अगर आलू गोभी की सब्जी बनेगी तो मेरी पसंद की कढ़ी भी बनेगी। कैसी बात कर रहे हो वर्मा जी, नए साल की पार्टी में कढ़ी कौन खाता है? गोभी आलू भी कोई नहीं खाता शर्मा जी। इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी हो पाएगी, क्योंकि पापा और वर्मा अंकल तो एक दूसरे के साथ 2 सेकंड भी खड़े नहीं रह पाते, तो 2 घंटे की नए साल की पार्टी में भला कहाँ एक साथ खड़े होने वाले। सही कहा नीरज, ये दोनों लड़ते रहेंगे तो हमारा नया साल इन दोनों की लड़ाई से शुरू होगा। कौशल्या जी, आपको भी अपने पति को थोड़ा समझाना चाहिए, जरूरी नहीं है कढ़ी बनानी। ऐसे तो गोभी आलू भी कोई किसी किताब में नहीं लिखा कि नया साल है तो जरूरी बनने। मैं नहीं, आप अपने पति को समझाओ आशा जी। लो, हो गई नए साल की पार्टी, अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। सानी यार, हमें नहीं लगता कि हम मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर पाएंगे। यहाँ तो तेरे और मेरे दादा दादी की लड़ाई खत्म नहीं होती। अब क्या करें? मम्मी जल्दी बताओ, हमें भी बैलून और डेकोरेशन का सामान लेने के लिए जाना है। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ, पार्टी जरूर होगी। लिस्ट बनाते हैं, इन्हें लड़ने दे। मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कविता और नीलम खाने की लिस्ट बना रही थी। कविता, गाजर का हलवा भी रख लेते हैं, ठंडे गाजर के हलवे के बिना पार्टी अधूरी रह जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और न्यू ईयर के लिए केक मैंने ऑर्डर कर दिया है। कविता, तेरे पैसे ज्यादा लग गए, सुन थोड़े मैं और दे देती हूँ। पागल है क्या? नया साल बार बार थोड़ी आता है, एक ही बार तो आता है। और फिर मोहल्ले में सबके साथ मिलकर अगर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पैसे हो भी गए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टी अच्छे से होनी चाहिए। चल, अब हम भी तैयार हो जाते हैं, पार्टी का टाइम हो रहा है। ठीक है, चल पार्टी में मिलते हैं। सब लोग न्यू ईयर की पार्टी के लिए तैयार होते हैं और सब एक साथ मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं। उस दिन आपसी लड़ाई भूलकर शर्मा जी और वर्मा जी दोनों पक्के दोस्त एक साथ डांस कर रहे थे। कविता और नीलम का मकसद सिर्फ इतना था कि नए साल का स्वागत खुशियों के साथ हो, एक दूसरे के लिए मन में कोई भेदभाव ना हो, प्यार ही प्यार हो। और वही ढाल मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी में दिखाई दे रहा था।
ये तो सिर्फ कविता और नीलम की चाल थी शर्मा जी और वर्मा जी की लड़ाई को खत्म करने की। तभी रेखा और उसका पति अपने साथ आ जाते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, रेखा आंटी कहीं नहीं जाने वाली, वो सिर्फ पार्टी के पैसे बचा रही थी। वो क्या है ना, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए सोचा क्यों न मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी में ही आ जाए। वो सुनो जी, पार्टी के पैसे? कैसी बातें कर रही हो रेखा, कोई पैसों की जरूरत नहीं है, चलो पार्टी को एंजॉय करो। घड़ी में जैसे ही 11:59 हुए सबकी निगाहें घड़ी पर टिक गई। 10, 9, 8, 7 और जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरा मोहल्ला हैप्पी न्यू ईयर के शोर से गूंज उठा। आतिशबाजी शुरू हो गई। इस न्यू ईयर पार्टी ने मोहल्ले के हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाया कि खुशियां साझा करने से बढ़ती हैं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और हर दिल में नए साल की उम्मीदें झूम रही थी। इन सब में शर्मा जी और वर्मा जी भी पीछे नहीं थे। वे दोनों भी आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे थे और नए साल की बधाई दे रहे थे। हे प्रभु, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। माला के जाने के बाद मैंने अपने दोनों बेटों को भरपूर संस्कार देने की कोशिश की है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे दोनों बेटों को उनकी जैसी ही पत्नियां देना, ताकि वो भी गरीबों की मदद करें और आपके नाम का जाप करते रहें। हरि ओम। सेठ किशोरीलाल ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमन किया। तभी उनका बड़ा बेटा सुधीर उनके पास आया और किशोरीलाल के पैर छूकर बोला, पापा जी नमस्ते, खुश रहो। अब सुनील कहाँ है? वो सो रहा है पापा जी। जिंदगी हो तो ऐसी हो। कोई बात नहीं पापा जी, सोने दीजिए उसे। कोई काम है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो मैं चलता हूँ। जी पापा जी, मैं भी बस कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। किशोरीलाल कार में बैठकर निकल गए। उधर सुधीर भी अपनी कार से कॉलेज के लिए निकल पड़ा। किशोरीलाल एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री के मालिक थे। साथ ही वो एक अनाथ आश्रम भी चलाते थे, जिसका सारा खर्चा वो खुद ही उठाते थे। उनकी पत्नी माला का जब निधन हुआ तब उन्होंने अपनी पत्नी की याद में यह अनाथ आश्रम खोला था। सेठ किशोरीलाल हफ्ते में 1-2 बार वहाँ जरूर जाया करते थे। बड़ा बेटा सुधीर भी अनाथ आश्रम के कई कामों में मदद करता था, लेकिन छोटे बेटे सुनील की सोच इस मामले में थोड़ी अलग थी। फिर एक दिन, पापा जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो ना बेटा। पापा जी वो मेरी एक क्लासमेट है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ पापा जी। अरे वाह, तुमने तो खुद ही लड़की देख ली और शादी का फैसला भी कर लिया। क्या नाम है उसका? पापा जी उसका नाम इकरा है और वो मुस्लिम है। अब तुम्हें पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए एक मुस्लिम लड़की ही मिली। देखो सुधीर, मैं साफ साफ कहे देता हूँ, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पर पापा जी आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम या तो उस लड़की को छोड़ दो या फिर अपने बाप को। किशोरीलाल गुस्से में वहाँ से चले गए और सुधीर आंखों में आंसू लेकर अपने पापा को देखता रहा। थोड़ी देर बाद सुधीर ने अपने आंसू पोंछे और वो घर से बाहर चला गया। उधर जैसे ये बात सुनील को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है, एक मुसलमान लड़की के चक्कर में भैया ने करोड़ों रुपए की संपत्ति ठुकरा दी। बढ़िया है, अब तो ये सारी जायदाद, सारा पैसा सब मेरा हो गया। कई दिन बीत गए। सुधीर ने इकरा से शादी कर ली और वो दोनों उसी शहर में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। सुधीर एक कंपनी में क्लर्क का काम करने लगा और इकरा घर संभालती। उधर सुनील ने सुनीता नाम की एक लड़की से शादी कर ली। सुनीता बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म की थी, जबकि सुनील को सिर्फ पैसों से मतलब था। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना इस बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। दूसरी तरफ किशोरीलाल बुजुर्ग होते जा रहे थे। कामकाज का बोझ अब उनसे संभाला नहीं जा रहा था। फिर एक शाम, पापा जी आपके लिए चाय बनवा दूं? सुनीता ने पहली बार किशोरीलाल से ऐसा कुछ पूछा था। सुनीता के इस बदले रूप से किशोरीलाल भी हैरान थे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अब हाँ बहू, बहुत थक गया हूँ, चाय पीने का मन तो है, पर एक काम करो, मेरे लिए तुम खुद चाय बनाकर लाओ। नौकर से मत बनवाना। ठीक है पापा जी। सुनीता की हालत देखकर किशोरीलाल मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि सुनीता जरूर उनसे कुछ मांगने आई थी और चाय तो बस एक बहाना था। सच तो ये था कि सुनीता और सुनील तो बस किशोरीलाल के गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि दोनों के हाथ पूरी जायदाद लग सके। उधर किशोरीलाल गहरी सोच में डूबे थे। तभी उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले दिन कांपते हाथों से किशोरीलाल ने किसी को फोन किया। हेलो। अब हेलो बेटी, अब कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
मैं तुम्हारा ससुर बोल रहा हूँ, सुधीर का पापा। किशोरी लाल की आंखों में आंसू थे और उधर उनकी आवाज सुनकर इकरा भी रो पड़ी। अब रो मत बेटी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब क्या तुम आ सकती हो? आपका हुक्म सर आंखों पर पापा जी, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ। पर पापा जी वो सुधीर शहर से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। अभी तुम आ जाओ। जी पापा जी। थोड़ी देर बाद इकरा किशोरी लाल के घर पहुंची। उसने पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा था। वो बहुत ही सादे कपड़ों में आई थी। उसने आते ही किशोरी लाल के पैर छुए। किशोरी लाल उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे बिठाया और सुनीता वहां पर आई। पापा जी, ये कौन है? कोई नई काम वाली बुलाई है क्या? इसे सोफे पर क्यों बिठा दिया आपने? खामोश हो जाओ सुनीता, ये तुम्हारी जेठानी है। ओह अच्छा, तो ये है वो हूर परी जिसके चक्कर में जेठ जी घर छोड़कर चले गए। सुनीता की इस बात पर वहां खामोशी छा गई। इकरा ने अपनी निगाहें नीची कर ली। तभी किशोरी लाल ने खांसते हुए कहा, देखो, तुम दोनों मेरी बहू हो और आज तक मैंने तुम दोनों को कोई उपहार नहीं दिया। अब नया साल शुरू होने वाला है तो मुझे लगा कि तुम दोनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। पता नहीं मैं अगले साल तक रहूं भी या नहीं। तो ये लो, ये 2 लिफाफे हैं, इनमें 1-1 लाख रुपए है। इन पैसों को चाहे जैसे मर्जी खर्च करो, बस कोशिश करना इन पैसों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके और बाद में बताना जरूर कि तुम दोनों ने इन्हें कहाँ खर्च किया। उन पैसों को लेकर दोनों बहुएं चली गईं। सुनीता फटाफट तैयार हुई और सारे पैसे लेकर शॉपिंग करने निकल पड़ी। उधर इकरा सुधीर के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद जब सुधीर घर आया तो इकरा ने सुधीर को सारी बात बताई और फिर, तो क्या सोचा है तुमने? कहाँ खर्च करोगी ये पैसे? जी मेरे मन में एक बात है। आप बोलो ना। पापा जी अब बहुत थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, तो पता नहीं अनाथ आश्रम जा पाते होंगे या नहीं। आपने बताया था कि पापा जी को अनाथ आश्रम के बच्चों से बहुत लगाव है, तो क्यों ना हम ये पैसे। मैं समझ गया इकरा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। सुधीर को एक बार फिर अपनी पसंद पर नाज हो रहा था और फिर नए साल के पहले दिन। पापा जी आपको नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो बेटी। तो बताओ कहाँ खर्च किए पैसे? वो जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। 1 मिनट पापा जी, पहले मुझसे तो पूछ लो। तो बताओ। पापा जी ये देखिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए ये नई डिजाइनर ड्रेस ली है मैंने, पूरे 50,000 की। कुछ पैसे पार्लर में खर्च हो गए और बाकी मैंने शाम की पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए रखे हैं। आप देखना पापा जी, इस बार हमारी न्यू ईयर पार्टी के हर जगह चर्चे होंगे। अच्छी बात है। फिर इकरा किशोरी लाल को उन्हीं के अनाथ आश्रम लेकर गई, जो बहुत अच्छे से सजाया गया था। सारे बच्चों ने नए गर्म कपड़े पहने हुए थे। किशोरी लाल वाकई कई महीनों के बाद अनाथ आश्रम आए थे, तो सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया। इकरा ने सारे अनाथ बच्चों का नया साल बहुत खास बना दिया था और ये देखकर किशोरी लाल फूले नहीं समा रहे थे। और फिर, तुम सही थे सुधीर, मुझे इकरा से बहुत पहले ही मिल लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, भगवान जो करते हैं उसी में हम सबकी भलाई होती है। चलो कोई बात नहीं, जो पहले नहीं हो सका वो अब इस नए साल पर होगा। मेरी बहू का स्वागत मेरे घर में